Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dear students, I am Abdullah Mansoor and welcome to you in the class of O-Level Islamiyat. तो बच्चों आज हम सबसे पहले बात करेंगे O-Level इस्लामियात के सिलेबस के बारे में और पेपर पैटर्न को थोड़ा सा समझेंगे और ये देखेंगे कि हम ये जो पेपर है इसको कैसे अटेम्प्ट हमें करना है। तो सबसे पहली बात ये है कि ओ लेवल इस्लामियात की स्पेलिंग आपको पहले से पता होनी चाहिए। स्पेलिंग में आप देखें कि इस्लामियात की हमारी जो कैम्ब्रिज ओ लेवल की इस्लामियात की स्पेलिंग है ये थोड़ी सी डिफरेंट है। अ, ये इस्लामिक स्टडीज़ नहीं है और इस्लामियात में ये MIA के साथ नहीं है बल्कि बीच में वाई भी ऐड हुआ हुआ है। तो ये एक इस्लामियात का जो नाम है ओ लेवल इस्लामियात का वो थोड़ा सा कैम्ब्रिज में डिफरेंट है। ये वाई ऐड करते हैं। दूसरी बात आपको जो इम्पोर्टेंट है यहाँ पे समझने की वो ये है कि हर सिलेबस का वो लेवल में कोर्स होता है, कोड होता है। तो आप ये देख लें कि यहाँ पे आपका कोड है 2058। इस्लामिक स्टडीज़ के और भी सब्जेक्ट्स GCE और IGCSE ऑफर करता है, लेकिन वो उनके कोड डिफरेंट होंगे। तो आपको हमेशा जब भी आप कोई पास पेपर डाउनलोड करें या कोई और काम करें, तो आप हमेशा ये देख लें कि आप का जो कोड है वो मैच कर रहा हो। तो हमारा ये पहले जो आपका वो है जो उन्वान है उसको आप देख लें, इस्लामियात है, उसकी स्पेलिंग पे देख लेना है आपको और दूसरी चीज़ आपको देख लेना है कि इसका जो कोड है वो 2058 है। तो सिलेबस ओवरव्यू का जहाँ तक ताल्लुक है तो आपको ये पता होना चाहिए कि हमारे पास ओ लेवल इस्लामियात में दो पेपर्स होते हैं, ठीक है। टू रिटन पेपर्स होते हैं और दोनों आपको इंग्लिश में देने होते हैं। बहुत से लोग ये सवाल कर रहे होते हैं, खासतौर पे जिनका मैट्रिक का बैकग्राउंड होता है कि सर इस्लाम ओ लेवल में इस्लामियत जो होती है वो उर्दू में होती है, इंग्लिश में होती है। तो ये समझ लें कि ये ओ लेवल की इस्लामियत इंग्लिश में ही होती है, उर्दू में हम इसको अटेम्प्ट नहीं कर सकते। और दूसरी बात ये है कि दोनों जो हमारे पेपर्स हैं वो हाफ एन आवर का उनका टाइम ड्यूरेशन होता है, तकरीबन 1.5 घंटा आपको मिलता है, जिनमें आपको 4 क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं आउट ऑफ 5। यानी कि आपको टोटल 5 क्वेश्चंस मिलेंगे जिनमें से आपको 4 क्वेश्चंस जो हैं वो आपको अटेम्प्ट करने होंगे। और आपको दोनों पेपर्स को मिला के जो ग्रेड बनेगा वो आपको दिया जाएगा। यानी अगर मिसाल के तौर पर एक पेपर आपका फर्ज करें कि 50 मार्क्स का है और दूसरा पेपर भी 50 मार्क्स का है, तो वो दोनों पेपर जो जब दोनों को ऐड करेंगे तो उनको ऐड करके जो आपका टोटल आएगा उससे आपको ग्रेड मिलेगा। तो ए टू ई हमारा ए स्टार टू ई हमारे ग्रेड्स होते हैं। ये सब अगर आपके ई भी आता है तो आप पास हो जाते हैं, लेकिन जो फेल होने वालों का ग्रेड होता है वो यू बनता है, ठीक है। अच्छा, दूसरी बात यहाँ पे ये समझ लें कि पेपर वन जो है उसका फोकस ज्यादातर होता है कुरान और लाइफ ऑफ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यानी सीरत पर, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी पर और फर्स्ट इस्लामिक कम्युनिटी पर, यानी सहाबा कराम जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ थे और वो फर्स्ट इस्लामिक कम्युनिटी कैसी थी और महातुल मोमिनीन वगैरह उनके ऊपर होता है। और जो पेपर टू होता है उसमें हदीसें होती हैं और राइटली गाइडेड कैलिफ्स होते हैं। इन सब की डिटेल आगे आने वाली है और आर्टिकल्स ऑफ फेथ और पिलर्स ऑफ इस्लाम वगैरह इन सब पे क्वेश्चन टू में पेपर टू में सॉरी बात हो रही होती है। अच्छा, अब हम पेपर पैटर्न को थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं। ठीक है, पेपर वन की अगर हम बात करें तो उसके अंदर 5 क्वेश्चन आते हैं, ये मैं आपको बता चुका हूँ। हर पेपर में 5 क्वेश्चन होते हैं। क्वेश्चन वन पेपर वन का और पेपर टू का दोनों का कंपलसरी होता है, इसी तरह क्वेश्चन टू भी। तो क्वेश्चन वन और क्वेश्चन टू आपके कंपलसरी हो गए और उसके बाद जब जो हमारे 3 क्वेश्चंस बनते हैं उनमें से 2 आपको और अटेम्प्ट करने होते हैं। तो इस तरीके से आप टोटल 4 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करते हैं, क्वेश्चन वन, क्वेश्चन टू और उसके अलावा 2 क्वेश्चंस जो आपके उसके क्वेश्चन थ्री, फोर और फाइव होंगे। और जब आप उनको अटेम्प्ट करेंगे तो उनमें से आपको उन 3 में से आपको 2 आपको अटेम्प्ट करना जरूरी है। अच्छा, उसके बाद हम देख लेते हैं कि जो पहला क्वेश्चन आ रहा होता है हमारा वो मेजर थीम्स ऑफ द कुरान से आ रहा होता वो बात ये है कि आपके सिलेबस में कुरान करीम की 15 आयतें डली हुई हैं और उन 15 आयतों की जो लिस्ट है उसमें से आपको 3 आयतें मिलेंगी और 3 आयतों का वो अरबी में भी लिखी हुई होंगी और उनकी ट्रांसलेशन भी लिखी होगी। तो उन 3 में से आपको 2 करनी होंगी। इसी तरीके से जो दूसरा क्वेश्चन होता है वो हिस्ट्री एंड इम्पोर्टेंस ऑफ द कुरान में से होता है। ये एक चैप्टर है आपका, चैप्टर 2 इसमें से, और ये वाला क्वेश्चंस भी कंपलसरी होता है और इसके अंदर भी एक ऐसे लेंथ आंसर आपको लिखना होता है।
तीसरा जो क्वेश्चन है वो आपका लाइफ एंड इम्पोर्टेंस ऑफ द प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इससे होता है। कभी इससे एक क्वेश्चन आता है, कभी इससे दो क्वेश्चन आ रहे होते हैं, ठीक है, चैप्टर 3 से। तो कभी एक आ जाता है, कभी दो आ जाते हैं, आपको उसमें भी एक ऐसे लेंथ आंसर लिखना होता है। चौथा क्वेश्चन आपका फर्स्ट इस्लामिक कम्युनिटी के बारे में होता है, और उसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अज़वाज और उम्महातुल मोमिनीन इन सब का तज़किरा होता है, 10 ब्लेस्ड कंपेनियंस वगैरह। तो उसमें भी कभी वहाँ से एक क्वेश्चन आता है, ठीक है, और कभी दो क्वेश्चंस आ जाते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे ये क्वेश्चंस होते हैं, इस तरीके से इनकी सेटिंग होती है। मैं आपको दोबारा बता देता हूँ कि आपके जो पेपर 1 होता है, उसमें शुरू पहले 2 क्वेश्चंस कंपल्सरी हैं, उसके बाद 3 क्वेश्चंस और होते हैं, उसके बाद 3 और होते हैं, इन 2 चैप्टर्स में से 3 आते हैं, ठीक है? 3 और चैप्टर 4 में से। और ये जो 3 क्वेश्चंस हैं, इनमें से आपको कोई 2 करने होते हैं। टोटल मार्क्स आपके 50 हो गए, 8 आपके ये पहले क्वेश्चंस के हो गए। पहला क्वेश्चन जो कि कंपल्सरी था, 14 आपके दूसरे के हो गए, 14 तीसरे के हो गए, और 14 ही आपके चौथे क्वेश्चन के हो गए। अगर पेपर 2 की हम बात करें, तो पेपर 2 का पैटर्न भी सेम होता है, लेकिन बस फ़र्क ये है, जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि पेपर 1 में जो फ़ोकस होता है वो कुरान के टॉपिक्स पर होता है, और जो पेपर 2 है उसमें फ़ोकस होता है हदीस पर। तो सबसे पहले आपकी मेजर टीचिंग्स इन द हदीस ऑफ प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इसमें से होता है। अच्छा, जो कुरान के जो पैसेजेस थे वो 15 थे, जिनमें से 3 आते हैं, लेकिन यहाँ हदीस में 20 पैसेजेस हैं, जिनमें से आपके 4 पैसेजेस आएंगे, ठीक है। और इन 4 में से आपको अटेम्प्ट जो करने हैं वो 2 करने हैं। इसी तरह तरीके से द हिस्ट्री एंड इम्पोर्टेंस ऑफ द हदीस, ये वाला जो क्वेश्चन है चैप्टर नंबर 2 जो पेपर 2 का है, इसमें से भी आपका एक क्वेश्चन आता है जो कि कंपलसरी होता है, ठीक है। और उसी पैटर्न पर क्वेश्चन नंबर 3 जो होता है, चैप्टर नंबर 3 से होता है, और ये द पीरियड ऑफ रूल ऑफ द राइटली गाइडेड कैलिफ्स, ठीक है, ये वाले चैप्टर से होता है। इसमें भी कभी इस टॉपिक से आपका एक क्वेश्चन आएगा, कभी 2 आएंगे। इसी तरीके से जो लास्ट आपका चैप्टर है, द आर्टिकल्स ऑफ फेथ एंड द पिलर्स ऑफ इस्लाम, इससे भी कभी आपका एक क्वेश्चन आता है, कभी 2 आते हैं। तो टोटल ये चैप्टर 3 और 4 को मिला के आपके बनते हैं 3 क्वेश्चंस, ठीक है, जिनमें से 2 आपको अटेम्प्ट करने होंगे, और इसके भी उसी तरीके से टोटल 50 मार्क्स हैं। अच्छा, अब हम थोड़ी सी इसकी फर्दर डिटेल्स देख लेते हैं। एक बात तो ये होती है कि आपका जो पेपर पैटर्न है, उसमें हर क्वेश्चन के अंदर पार्ट ए भी होता है और पार्ट बी भी होता है, ठीक है। हर क्वेश्चन के अंदर 2 पार्ट होंगे, एक पार्ट ए होगा और पार्ट बी होगा। तो जो पार्ट ए होगा वो आपका टेस्ट करेगा नॉलेज को, ठीक है। नॉलेज के बारे में मैं आपको आगे तफसील से बताऊंगा कि नॉलेज को टेस्ट करने का क्या मतलब है। और पार्ट बी आपकी अंडरस्टैंडिंग को टेस्ट करेगा, ठीक है। तो अब हम देख लेते हैं कि जो क्वेश्चन 1 होता है पेपर 1 के अंदर, जो मैंने आपको बताया था कि ये कंपलसरी क्वेश्चन होता है, और ये इसमें कुरान के पैसेजेस आते हैं, ठीक है। तो आपके सिलेबस में तकरीबन 15 पैसेजेस हैं। 15 पैसेजेस में से 3 यहाँ पर आएंगे, जिन 3 में से आपको 2 करने होंगे, ठीक है। और इन दोनों का भी पार्ट ए और पार्ट बी होगा, ठीक है। पार्ट ए जो है वो आपका नॉलेज पे बेस कर रहा होगा, और पार्ट बी आपका वो आपकी अंडरस्टैंडिंग पे बेस कर रहा होगा। तो आप सबसे पहले जो आपकी आयतें हैं, जो आपकी वर्सेस हैं, पैसेजेस हैं, उनमें आप सबसे पहले ये करेंगे कि पहले 2 आयतें जो आपने चूज की हैं उनका पार्ट ए कर लें, और उसके बाद उन दोनों आयतों का पार्ट बी अटेम्प्ट कर लें। इस तरीके से मैं आपको रिकमेंड करूंगा। हाँ, ये भी हो सकता है यहाँ पे कि आप पार्ट ए पहले कर लें एक आयत का, और उसके बाद उसी आयत का पार्ट बी कर लें। इस तरीके से भी किया जा सकता है, लेकिन बेहतर ये होता है कि पार्ट ए दोनों के आप पहले कर लें, फिर उसके बाद दोनों आयतों के पार्ट बी बाद में कर लें। तो ये सेम फॉर्मेट होता है इसका, हर साल एक ही तरह का फॉर्मेट आ रहा होता है। वो इस तरीके से क्वेश्चन 1 का फॉर्मेट होता है कि आपका जो पार्ट ए होता है उसमें वो कहता है कि ब्रीफली एक्सप्लेन द मेन थीम्स इन ईच पैसेज। उसमें मेन थीम पे बात हो रही होती है, ठीक है। और जो पार्ट बी होता है उसमें इम्पोर्टेंस ऑफ दीज थीम्स इन मुस्लिम्स लाइफ टुडे, तो इस पे पार्ट बी में बात हो रही होती है। अब इसको पार्ट ए में की क्या के अंदर यानी कि क्या बातें होती हैं, उसकी और डिटेल क्या होती है,
पार्ट बी में जो अंडरस्टैंडिंग होती है उसको करने का क्या तरीका होता है, ये मैं आपको आगे बताता हूँ। ठीक है। अच्छा, जो क्वेश्चन 2 है इसमें ये भी कंपलसरी क्वेश्चन है, ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ। ठीक है। और इसके अंदर आपका जो पार्ट ए होता है वो 10 मार्क्स का होता है, पार्ट बी 4 मार्क्स का होगा। और यही पैटर्न फिर क्वेश्चन 3, 4 और 5 का भी होगा। यानी इसके अंदर पार्ट ए जो आपके नॉलेज को चेक करता है, नॉलेज को असेस करता है, वो आपका होगा 10 मार्क्स का, और पार्ट बी 4 मार्क्स का होगा। ठीक है। अच्छा, इसी तरीके से अब हम जो हमारा पेपर 2 है उसका भी क्वेश्चन 1 वैसा ही होगा जैसा पेपर 1 का था, लेकिन फर्क ये होगा कि ये जो क्वेश्चन 1 है ये हदीस के बारे में होगा। इसमें 4 पैसेजेस आते हैं अहादीस के, और जिनमें से हमें 2 करने होते हैं। उसी तरीके से आप कर सकते हैं, आपके पास दोनों ऑप्शंस हैं। या तो ये कर लें कि दोनों हदीसों के पहले पार्ट ए कर लें, फिर दोनों हदीसों के एक साथ पार्ट बी कर लें, या ये ऑप्शन है कि आप पहले एक हदीस का पार्ट ए करें, फिर उसी हदीस का पार्ट बी कर लें, और फिर दूसरी हदीस का पार्ट ए करें और उसके बाद उसका पार्ट बी कर लें। यहाँ पे भी आपको टीचिंग्स पर जो आप ये सेम पैटर्न होता है हर साल। ठीक है। तो जो उसका पार्ट ये होता है वो टीचिंग्स को फोकस कर रहा होता है कि हदीस की टीचिंग्स क्या है, मेन टीचिंग्स क्या है, और जो पार्ट बी होता है वो एक्शंस को फोकस कर रहा होता है। ठीक है। क्वेश्चन 2 यहाँ पे भी बिल्कुल वैसे ही होता है। ये जो क्वेश्चन टू होता है ये भी कंपलसरी क्वेश्चन होता है। ठीक है। इसके अंदर भी पार्ट ए और पार्ट बी होगा। पार्ट ए के 10 मार्क्स होते हैं, पार्ट बी के 4 मार्क्स होते हैं। क्वेश्चन 3, 4, 5 ये आपके अगले 3 क्वेश्चंस होते हैं, जिनमें से आपको 2 करने हैं, और ये भी उसी पैटर्न पर होते हैं। यानी इसके अंदर पार्ट ए 10 मार्क्स का होता है और पार्ट बी 4 मार्क्स का होता है। ठीक है। तो अगर हम इसको समराइज करें तो हम कह सकते हैं कि भाई आपको दोनों पेपर्स की अगर हम बात करें तो 4 क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने पड़ेंगे। क्वेश्चन 1 कंपलसरी होगा, वो या तो कुरान से होगा जैसे कि पेपर 1, या हदीस से होगा जैसे कि पेपर 2। और उसके बाद एक और कंपलसरी क्वेश्चन होगा क्वेश्चन 2, ये आपका कुरान से होगा पेपर 1 में और हदीस से होगा पेपर 2 में। उसके बाद 2 फर्दर क्वेश्चंस होंगे जो आपको करने होंगे, और आपको 3 क्वेश्चंस मिलेंगे, 3, 4, 5, जिनमें से आपको 2 अटेम्प्ट करने होंगे। अब हम ये देखते हैं कि आपका आपको असेस कैसे किया जाएगा। ठीक है। आपकी कौन सी स्किल्स को असेस असेस किया जाएगा। तो हमने जो बात की कि इसके कुछ असेसमेंट ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, AO1 कहलाते हैं ये। असेसमेंट ऑब्जेक्टिव्स जो होते हैं वो हमारा जो पार्ट ए होता है वो हमारी चेक करता है नॉलेज को। ठीक है। और इसका जो वेटेज होता है वो 68% ऑफ मार्क्स होता है। यानी क्योंकि ये 10 मार्क्स का होता है पार्ट ए, क्वेश्चन 2, 3, 4, 5 में, तो इसका जो वेटेज आ रहा होता है वो 68% आ रहा होता है, काफी ज्यादा आ रहा होता है। तो ये जो नॉलेज है इसके अंदर आपसे क्या चाहा जा रहा है, आपसे ये चाहा जा रहा है कि आप जो इंफॉर्मेशन है उसको रिकॉल करके और उसको सेलेक्ट करें। ठीक है। और फिर सेलेक्ट करके उसको प्रेजेंट करें, और जो उसके फैक्ट्स हैं आप उसको उनको बताएं। तो इस हवाले से आ रहा था। मिसाल मैं आपको दे देता हूँ। मिसाल के तौर पे अगर आप बात करते हैं कि बैटल ऑफ बदर की, तो आप बैटल ऑफ बदर की अगर वो कह रहा है कि आपको इवेंट्स लिखने हैं, तो आप क्या करेंगे, उन इवेंट्स को रिकॉल करेंगे, और क्वेश्चन के जो कीवर्ड्स होंगे उनको आप ये देखकर समझेंगे कि बैटल ऑफ बदर में क्या हुआ था, और सारे इवेंट्स को आप जॉट डाउन कर देंगे, उनको लिख देंगे। और इस तरीके से ये आप जो मार्किंग स्कीम होगी, यानी कि वो जो कीवर्ड्स होंगे और उससे आपको क्वेश्चन से समझ में आ रहा होगा, और मार्किंग स्कीम वगैरह उनके मुताबिक आप अगर उसको पूरा लिख देते हैं तो आपको उसके मार्क्स मिल जाएंगे। इसमें आपको क्या करने के काबिल होना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हम फुल सेंटेंसेस में लिखते हैं। ठीक है। बुलेट पॉइंट्स में नहीं लिख रहे होते। सबसे पहली तो ये बात समझ लें। यानी आपको रिकॉल करना है, आपको वो मिसाल के तौर पे बैटल ऑफ बदर के बारे में बताना है, तो आप बुलेट पॉइंट्स में नहीं बताएंगे, आप फुल सेंटेंसेस और पैराग्राफ में बता रहे होंगे। आपका जो आंसर है वो वेल स्ट्रक्चर्ड होना चाहिए, और क्लियर होना चाहिए, कॉम्प्रिहेंसिव होना चाहिए, उसके अंदर एम्बिग्यूटी नहीं होनी चाहिए। ठीक है। और हर एक पैराग्राफ को आप एक क्लियर पॉइंट से शुरू करें, और ये देखें कि वो आपके क्वेश्चन को डायरेक्ट एड्रेस कर रहा है या नहीं कर रहा है। रेलिवेंट पॉइंट्स और फैक्ट्स आपको डालने होंगे। ठीक है। जो डिटेल आप डाल रहे हैं, मिसाल के तौर पे ये नहीं हो सकता कि बैटल ऑफ बदर में आप जो है वो कोई फतेह मक्का की बात लिख दें। तो इस तरीके से करना बेकार होगा, उससे आपके मार्क्स नहीं मिलेंगे। ठीक है। इसी तरीके से आप जो है वो जो नया पैराग्राफ है उसको न्यू पॉइंट से आप स्टार्ट करेंगे।
और जो आपके फैक्ट्स आप लेकर आ रहे होंगे उस उन फैक्ट्स के बारे में अगर आपको कोई हदीस की कोई कोटेशन या कुरान की कोई कोटेशन याद है तो आप उसको वहाँ पे कोट करेंगे। तो हम ये जो 10 मार्क्स का क्वेश्चन होता है इसमें कोशिश करते हैं कि तकरीबन 2 से 3 कोट्स कुरान और हदीस के डाल दें या 1 कुरान के डाल दें, 2 हदीस के डाल दें, तो ये अच्छा हो जाता है। इसमें ये ज़रूरी नहीं होता कि आप हदीस नंबर डालें या कुरान की आयत का नंबर डालें और या आप बुक्स का आप वो रेफ़रेंस दें कि ये बुखारी में है या कहाँ पर है। बस आपको सिंपल ये लिखना होता है कि ये कुरान में है, सही है? एज़ इट इज़ इन कुरान या एज़ इट इज़ इन हदीस। आप इस तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है? अच्छा, इसकी इसी तरीके से आपका जो आंसर है वो थोड़ा-सा वो थॉरो होना चाहिए, कॉम्प्रिहेंसिव होना चाहिए और एक्यूरेट होना चाहिए कि वो क्वेश्चन की जितनी भी जो कीवर्ड्स हैं ना क्वेश्चन के, उनको समझ के उसमें उस कैनवस में जो कुछ भी आ रहा है, आप कोशिश करें कि वो सारा का सारा उसमें डाल दें। ये हमारा AO1 था, असेसमेंट ऑब्जेक्टिव 1 और जो दूसरी चीज़ है, जो पार्ट बी होता है हमारा अंडरस्टैंडिंग का, उसका जो वेटेज होता है वो 32% होता है टोटल मार्क्स में। इसमें आपको क्या करना होता है अंडरस्टैंडिंग शो करनी होती है। आम तौर पर चीज़ों की सिग्निफिकेंस के बारे में पूछा जा रहा होता है, बाज़ औक़ात कोई रीज़न वग़ैरह पूछते हैं, ठीक है? तो आप ये देखें कि इसमें आपको करना क्या होता है। तो आप जो आपका पार्ट बी जब आप अटेम्प्ट कर रहे होंगे तो उसमें आपको ये देखना है कि आपकी अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए, क्लियर होनी चाहिए। आप उसमें अंडरस्टैंडिंग को आप फ़ोकस करें पार्ट बी के अंदर, आप उसमें जो आपने फैक्ट्स डाले थे पार्ट ए में आप उनको रिपीट ना करें। इश्यूज़ ऑफ अंडरस्टैंडिंग आप उन पे फ़ोकस करें, ठीक है? सिग्निफिकेंस, इम्पोर्टेंस वगैरह ये चीज़ें डालें और ये आपका बहुत इम्पोर्टेंट होता है कि मुस्लिम्स टुडे को वो कैसे अफ़ेक्ट करता है, वो थीम या वो जो भी चीज़ है। मिसाल के तौर पे अगर आप तौहीद की बात कर रहे हैं, आपके पार्ट ए में तौहीद से मुताल्लिक कोई बात थी और वो पार्ट बी में कह रहा है कि तौहीद की सिग्निफिकेंस दे दें आप। तो आप ये बता सकते हैं कि मुसलमानों की आजकल की ज़िंदगी पर तौहीद कैसे अफ़ेक्ट करती है। ठीक है, पर्सनल ओपिनियंस इसमें आप दे सकते हैं, ठीक है? क्योंकि ये अंडरस्टैंडिंग का क्वेश्चन है, आप इसमें आजकल की मिसालें दे दे सकते हैं जो करंट अफ़ेयर्स हैं उनको आप थोड़ा बहुत यहाँ पे डिस्कस कर सकते हैं। रीज़निंग आप शो करें उसमें, ठीक है? आप उसमें कोई रीज़न दें किसी चीज़ की वजह वजूहात बताएँ, ठीक है? और इसमें ये बहुत इम्पोर्टेंट होता है कि आप सिर्फ़ फैक्ट्स को जॉट डाउन नहीं कर रहे होते बल्कि आप उसको रीज़निंग के साथ, आप उसकी सिग्निफिकेंस के साथ आप कर रहे होते हैं। अगर आप ऐसा करते हैं कि आपने जो पार्ट ए के अंदर जो फैक्ट्स आपने बताए थे, उन्हीं को रिपीट कर दिया पार्ट बी में, तो यहाँ पर आप मार्क्स लूज़ करेंगे। तो कुछ जनरल एडवाइस है जो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहली बात तो ये है कि आपको अपना जो एग्ज़ामिनेशन का आपका टाइम है, जब आपको पेपर देने हैं, वो आपको सेट करना होगा, वो आपको पता करना होगा। 2 हमारे पास सीज़न होते हैं, एक समर होता है और एक विंटर होता है। समर जो होता है हमारा वो मई-जून में हो रहा होता है और विंटर हमारा अक्टूबर-नवंबर में हो रहा होता है, तो आप दोनों टाइम पे एग्ज़ाम दे सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आप ये प्लान कर लें, उसके हिसाब से अपनी स्टडी को प्लान करें, आपको कितना पढ़ना है और क्या-क्या पढ़ना है, कितनी सारी चीज़ें पढ़नी है, आपके पास कितना टाइम है, ये देख लें। अगर आपके पास 1 महीना है, तो उसके हिसाब से सेटिंग कर लें, अपना स्टडी प्लान बना लें। अगर आपके पास 6 महीने हैं, तो उसके हिसाब से बना लें। दूसरी बात ये है कि आप जहाँ पे भी पढ़ते हैं, जिन टीचर से भी पढ़ते हैं, उनकी क्लासेस लें, नोट्स बनाएँ, उनके जो लेक्चर है, उसके नोट्स बना लें और उसके साथ-साथ आपको कम से कम 2 किताबें पढ़नी हैं। जो कैम्ब्रिज के सिलेबस के मुताबिक हों, तो वो 2 किताबें पढ़ें और उन दोनों को पढ़कर फिर आप उससे अपनी अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक उससे नोट्स बनाएँ, उसको नोट्स बुक को बना के याद करें। अच्छा, एक और चीज़ बहुत अच्छी आजकल है कि लोग बहुत सारे अच्छे टीचर्स पाकिस्तान से बाहर के ऐसे अच्छे टीचर्स हैं, जिन्होंने अपनी वीडियोज़ यूट्यूब वगैरह पे डाली हुई हैं। तो ऑनलाइन रिसोर्सेज़ आपको जो भी मिल रही हैं, ब्लॉग्स हैं उनके साथ आप जुड़ सकते हैं, उनको सुन सकते हैं या उनको पढ़ सकते हैं, इससे भी आपको फ़ायदा होता है। इसी तरीके से जो इस्लामियात की टर्म्स हैं, इनको बहुत अच्छे तरीके से समझने की ज़रूरत है। जब आप पढ़ रहे हैं, तो उसमें ख़ास तौर पर उस दौरान आपको ये ध्यान देना है कि वो जो टर्म्स हैं, उनको आप अच्छे तरीके से समझ लें और उनको समझ के फिर उनके मुताबिक आप उनको सही तरीके से लिखें। ऐसा ना हो कि आप उस टर्म का कुछ और मतलब समझते हो और वो फिर वहाँ पे आपका आपका जो वो जो टर्म है, आप उसका कुछ और मतलब समझ के कुछ का कुछ लिख दें। ठीक है? उसके बाद आपको जब आप अपनी बुक पढ़ें तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप रेलेवेंट जो आपके कोट्स हैं उनको देख लें
कुरान हदीस की जो कोटेशंस हैं, रेफरेंसेस हैं, उनको देख लें। वो आप देखें, उनको समझें, और बेहतर ये होता है कि हम एक कोट बैंक बना लें, कोटेशन बैंक बना लें, और जो हमें रेलिवेंट चीज़ें लग रही हैं, मिसाल के तौर पे अगर कोई ऐसी बात है कि जो अच्छे अखलाक से मुताल्लिक़ है, आपको कोई हदीस मिल गई कोई भी, तो आपके ज़हन में हो कि अगर सिलेबस में, अगर पेपर में कभी भी जो अच्छे अखलाक हैं उनके बारे में बात आ जाती है, तो मैं ये वाली हदीस लिख सकता हूँ या ये वाली आयत लिख सकता हूँ। इसमें ये ज़रूरी नहीं होता कि आप आयत नंबर डालें या हदीस नंबर डालें, बल्कि आप सिर्फ ये बताएँ कि एज़ इट इज़ इन कुरान या एज़ इन हदीस, बस ये बताना काफ़ी होता है। हदीस का नंबर या सूरा नंबर वगैरह ये सब चीज़ें डालने की ज़रूरत नहीं होती। पास्ट पेपर्स को ज़रूर बार-बार देखें, और बिलख़ुसूस जब आप एक टॉपिक को कर लें, मिसाल के तौर पे आपने हिस्ट्री एंड इम्पोर्टेंस ऑफ कुरान को अगर कर लिया है, तो आप उसके पास्ट पेपर्स के जो क्वेश्चंस हैं उनको ज़रूर देखें। उनको देख के आप ये आपको एक तो पता चलेगा कि किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, और आप फिर उनके क्वेश्चंस को सॉल्व करें, ये बहुत अच्छा होगा। कुछ चीज़ें जो आपको समझनी चाहिए, देख लेनी चाहिए, कमांड वर्ड्स होते हैं, ठीक है? और कमांड वर्ड्स होते हैं कि एग्ज़ामिनर आउटलाइन कह रहा है, गिव एन अकाउंट ऑफ कह रहा है, क्या कह रहा है? तो जो वो कीवर्ड्स यूज़ कर रहा है, उसका कुछ ख़ास मतलब होता है, तो आप उनको समझ लें। मार्क स्कीम देख लें, कि मार्क स्कीम ये होती है कि जो क्वेश्चन होता है, एग्ज़ामिनर क्या चाहता है उसके बारे में, कैसे आपसे लिखवाना चाहता है, कौन से कंटेंट को वो डलवाना चाहता है, वो देख लें। लेवल ऑफ रिस्पॉन्स होते हैं, ये हमारे एक चीज़ होती है, एक डॉक्यूमेंट होता है, वो भी आपको आसानी से मिल जाएगा, कि आपके जो, अगर आप इस तरीके का, वो डिस्क्रिप्शन होती है कि आप अगर इस स्टाइल में लिखेंगे तो आपको 8 टू 10 मार्क्स मिलेंगे। अगर आप उससे लो लेवल का आंसर लिखेंगे तो आपको 5 टू 7 मार्क्स मिलेंगे। तो इस तरीके का होता है। एग्ज़ाम्पल कैंडिडेट रिस्पॉन्स, ये बहुत ज़बरदस्त चीज़ होती है, ईसीआर कहते हैं इसको आमतौर पर। ये एग्ज़ामिनर क्या करता है कि कुछ बच्चों के, 1 बच्चे के या 2-3 बच्चों के जो सैंपल पेपर होते हैं, जो उन्होंने सॉल्व किए हुए होते हैं, उनको उठा के लगा देता है, और उसपे एग्ज़ामिनर कमेंट कर रहा होता है। ठीक है, तो अब उससे उसको उसको देख के आपको पता चलेगा कि और बच्चे कैसे लिखते हैं, या पहले जो बच्चे ये सिलेबस पढ़ के गए हैं, उन्होंने कैसे लिखा है। स्कीम ऑफ वर्क है, अगली चीज़ स्कीम ऑफ वर्क ये होती है कि जो वो हमारा कैम्ब्रिज है, वो एक डॉक्यूमेंट इश्यू करता है, एक डॉक्यूमेंट पब्लिश करता है, जिसमें मुख्तलिफ़ किस्म की एक्सरसाइज़ेज़ होती हैं, एक्स्ट्रा एक्सरसाइज़ेज़ होती हैं, बहुत सारी रिसोर्सेज़ होती हैं, बहुत सारी वेबसाइट्स के लिंक्स होते हैं, जो उस टॉपिक के बारे में आपको बता रहे होते हैं। एग्ज़ामिनर रिपोर्ट्स होती हैं हमारी, एग्ज़ामिनर रिपोर्ट्स के अंदर जो एग्ज़ामिनर कॉमन मिस्टेक्स वग़ैरह बता रहे होते हैं, और ये बता रहे होते हैं कि इस साल बच्चों ने कैसा पेपर किया, ठीक है? उसके बाद आपकी एंडोर्स्ड रिसोर्सेज़ आ जाती हैं, ये भी कैम्ब्रिज की वेबसाइट पे होती है कि कौन-सी बुक्स आपको पढ़नी चाहिए, अगर आप कैम्ब्रिज का पेपर दे रहे हैं। ठीक है, तो आप इन चीज़ों को, इनमें से तकरीबन ये सारी चीज़ें आपको कैम्ब्रिज की जो ऑफ़िशियल वेबसाइट है, वो वहाँ से मिल सकती हैं। अगर आपको वहाँ से ना मिले, तो बहुत सारी ऐसी ऑनलाइन वेबसाइट्स हैं, जो आपको जहाँ से ये चीज़ें आपको इंशाअल्लाह आसानी से मिल जाएँगी। अपना ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।